नेक्स्ट टॉपिक है अपना श्वसन मांसपेशियाँ। तो आपके जो पेपर में क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से बनता है कि श्वसन मांसपेशियों का क्या महत्व है। भाई ये जो श्वसन मांसपेशियाँ होती है ये क्या काम में आती है, ठीक है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि जो श्वसन मांसपेशियाँ होती है ये दो काम करती है, एक तो इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब तो क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस जब हम अंदर लेते हैं तो उस वक्त ये सहायक होती है, उस वक्त हेल्प करती है। दूसरी चीज़ जब हम CO2 गैस बाहर छोड़ती हैं तब भी ये क्या करती है, हमारे सहायता करती है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को हिंदी में अगर बात की जाए तो इनको बोलते हैं निश्वसन, निश्वसन और दूसरा है उच्च श्वसन, ठीक है। तो जो श्वसन मांसपेशियाँ होती है वो हमारे निश्वसन और उच्च श्वसन के दौरान क्या होती है, सहायक होती है। एक तरीके से समझ ले फेफड़ों का जो वेंटिलेशन होता है उसको क्या करती है, मेंटेन करने का काम करती है, ठीक। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि जो श्वसन मांसपेशियाँ होती है, पहली चीज़ तो हमें समझ में आ गई भाई ये काम में क्या आती है कि हमारे निश्वसन और उच्च श्वसन के लिए ये सहायक होती है। अब श्वसन मांसपेशियाँ कौन कौन सी होती है, तो श्वसन मांसपेशियों की अगर बात की जाए तो इनमें फर्स्ट होती है डायफ्राम, एक तो होती है डायफ्राम और दूसरी जो मांसपेशी होती है वो होती है इंटरकोस्टल पेशीज। इनको आप इस तरीके से इंग्लिश में भी लिख सकते हो और हिंदी में भी लिख सकते हो, इंटरकोस्टल पेशी या पेशिया, ठीक है। तो ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है डायफ्राम और एक होती है इंटरकोस्टल पेशीज। अब डायफ्राम या इंटरकोस्टल पेशी जो होती है वो किस प्रकार होती है, कैसे होती है, तो जैसे मैंने पहले ही बात करी थी कि अपनी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी जो होती है वो क्या होती है, दो पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक। एक पार्ट तो होता है इसमें जो कि क्या होता है अपने वक्ष गुहा, और एक जो होता है वो क्या होता है पेट वाला पार्ट, एब्डोमेन पार्ट जिसको बोलते हैं, या आमाशय वाला पार्ट बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो जो वक्ष गुहा पार्ट होता है यहाँ पर क्या होती है, पसलियाँ होती है, यहाँ पर क्या देखी जाती है, पसलियाँ देखी जाती है, ठीक। तो इस वाले पोर्शन में यहाँ पर पसलियाँ होती है। तो जो सबसे नीचे जो मैंने ये वाली संरचना बनाई है, इस वाली संरचना को बोलते हैं हम डायफ्राम। तो डायफ्राम के बारे में अगर बात की जाए, डायफ्राम क्या है, तो सबसे पहला काम तो डायफ्राम का ये है कि ये जो डायफ्राम होता है ये वक्ष गुहा और उदर गुहा, ऊपर वाले को क्या कहते हैं हम, वक्ष गुहा, और इसको उदर गुहा। तो इसका सबसे पहला काम क्या है डायफ्राम का कि ये वक्ष गुहा और उदर गुहा को क्या करती है, पृथक करने का काम करती है। पहली चीज़ तो इसकी कि इनको दोनों को पृथक करती है। दूसरी चीज़ कि जो डायफ्राम होता है, जैसे कि डायफ्राम क्या होता है, इस तरीके से गुंबद नुमा होता है। डायफ्राम क्या होता है, एक तरीके से गुंबद नुमा संरचना होती है इसकी। तो जब हम ऑक्सीजन अंदर की ओर लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर की ओर लेने के दौरान क्या होता है, ये डायफ्राम क्या होता है, इस तरीके से खिंचकर लंबा हो जाता है। डायफ्राम क्या हो जाता है, खिंचकर लंबा हो जाता है, जिसके कारण जो वक्ष गुहा का आयतन जो यहाँ तक ही था, पहले तो आयतन क्या था वक्ष गुहा का, सिर्फ यहाँ तक था वक्ष गुहा का आयतन, ये सिर्फ इतना। और जैसे हमें ऑक्सीजन अंदर लेनी है तो ये डायफ्राम खिंचकर क्या हो गया, लंबा हो गया। तो यहाँ ये वाला स्पेस ये डायफ्राम का आ गया, इस तरीके से नीचे आ गया। नीचे आते ही क्या हो गया, ये स्पेस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो डायफ्राम क्या करता है, पहली चीज़ तो कि वक्ष गुहा और उदर गुहा को पृथक करता है। दूसरा काम क्या हो गया कि ये क्या करता है, जो हमारी वक्ष गुहा है इसके आयतन को बढ़ा देता है। डायफ्राम क्या करता है, वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देता है। जैसे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ाएगा ये तो अंदर क्या हो गई, ज़्यादा जगह हो गई, हवा भरने के लिए ज़्यादा जगह हो जाती है। तो बाहर की वायु क्या होती है, अंदर प्रवेश कर जाती है। तो बाहर की वायु क्या होती है, अंदर की ओर प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो ये तो था डायफ्राम का काम। तो डायफ्राम का पहला काम तो क्या हुआ, वक्ष गुहा और उदर गुहा को पृथक करना। दूसरा काम क्या हुआ कि ये वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है, ठीक। अब दूसरी चीज़ ऐसे हम बात करते हैं इंटरकोस्टल पेशीज के, इंटरकोस्टल पेशियाँ क्या होती है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये क्या अपनी पसलियाँ है, जैसे ये पसलियाँ है, तो इन पसलियों के बीच में क्या होता है, यहाँ पर छोटी छोटी क्या होती है, संरचना पाई जाती है, मतलब एक झिल्ली नुमा। पसलियों के बीच में क्या होती है, झिल्ली पाई जाती है, पर्दे पाए जाते हैं झिल्ली नुमा, ठीक है। इनको बोलते हैं हम इंटरकोस्टल पेशीज। ये पेशियाँ क्या होती है,
जब ऑक्सीजन अंदर लेनी होती है तो उस वक्त ये पेशियाँ भी क्या होती है, खिंचकर इस तरीके से लंबी हो जाती है। तो पसलियों को क्या होता है, फैलने का ज़्यादा स्पेस मिलता है। तो इंटरकोस्टल पेशी भी किस काम में आती है, हमारे श्वसन क्रिया में क्या करती है, ये वक्षगुहा के आयतन जो होता है, वक्षगुहा का जो आकार होता है उसको बढ़ाती और घटाती है। जब हमें ऑक्सीजन अंदर लेनी है, जब ये वक्षगुहा के आकार को बढ़ा देती है, और जब हमें ऑक्सीजन बाहर CO2 बाहर छोड़नी रहती है तो ये क्या कर देती है, इस वक्षगुहा को, ये जो पेशियाँ होती है वक्षगुहा के आकार को क्या करती है, घटाती है। जैसे ये वक्षगुहा के आकार को घटाएगी अंदर दबाव बढ़ेगा, और दबाव बढ़ने के कारण क्या होगा, अंदर की वायु क्या हो गई, निकल के बाहर आ जाती है। तो ये थी आपके श्वसन मांसपेशियाँ, दो होती है, एक तो डायफ्राम और एक इंटरकोस्टल पेशीज। अब सेकंड हम बात करते हैं कि जो श्वसन की क्रियाविधि होती है वो किस प्रकार होती है। तो श्वसन की क्रियाविधि क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है बाह्य श्वसन, श्वसन की क्रियाविधि क्या होती है, दो प्रकार से होती है, बाह्य श्वसन और एक होता है अंत श्वसन। अंत श्वसन, तो इनके बारे में आप ज़्यादा डिटेल नहीं है, सिर्फ इतना सा याद रखना है आपको मोस्टली कि पहले हम बात करते हैं बाह्य श्वसन क्या होता है। कि जब जो अपने ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, O2 से CO2 का आदान प्रदान होता है, तो वो कहाँ से होता है। जैसे मान लो एक तो होती है केशिकाएँ, क्या होती है, रक्त केशिकाएँ। केशिकाएँ मैंने पहले ही बताई थी, रक्त केशिकाएँ क्या होती है, जो केश के समान जो बारीक नलिकाएँ होती है, केश के समान मतलब बाल के समान, अपने शरीर बाल के समान जो बारीक नलिकाएँ पाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, केशिकाएँ। तो रक्त केशिकाएँ और दूसरा क्या है, अपने कूपिकाएँ। कूपिकाएँ या इनको क्या बोलते हैं, वायु कोश। तो जब रक्त केशिकाएँ और कूपिका के बीच में श्वसन क्रिया होती है, ठीक है, O2 से CO2 का आदान प्रदान होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य श्वसन। उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य श्वसन कहते हैं। अब ये किस प्रकार होता है, जैसे मान लो हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, जैसे ये यहाँ से ये फेफड़े, ठीक है, ये क्या अपने शरीर में लंग्स है, और यहाँ इन फेफड़ों में यहाँ क्या लगी होती है, ये छोटी छोटी कूपिकाएँ लगी होती है। फेफड़ों में क्या होती है, कूपिकाएँ लगी होती है। तो इन कोशिकाओं के चारों ओर क्या होती है कि यहाँ पर क्या होती है, एक रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। इन कोशिकाओं के चारों ओर क्या होता है, रक्त केशिकाओं का क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है। ये रक्त केशिकाओं का जाल क्या करता है, यहाँ पर जब कोशिकाएं बाहर से ऑक्सीजन गैस लेती है तो ऑक्सीजन गैस कहाँ भरी रहती है, इन कोशिकाओं के अंदर भरी रहती है। और हमारे शरीर में जो CO2 गैस बनती है वो कहाँ पर आ जाती है, इन रक्त केशिकाओं में। तो ऑक्सीजन गैस तो बाहर आ जाएगी, ऑक्सीजन गैस तो कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ से इन रक्त केशिकाओं के अंदर। और रक्त केशिकाओं के अंदर जो CO2 थी वो कहाँ चली जाती है, इन कोशिकाओं में, और फिर कोशिकाओं द्वारा उनको क्या किया जाता है, शरीर से बाहर छोड़ दिया जाता है। तो ध्यान रखना, जब श्वसन क्रिया रक्त केशिकाएं और कोशिकाओं के बीच होती है तो उससे हम क्या कहेंगे, बाह्य श्वसन, ठीक है। और दूसरा श्वसन क्या होता है, दूसरा अपने पास अंत श्वसन। तो अंत श्वसन क्या होता है, जब श्वसन क्रिया रक्त केशिकाएं और सेकंड उत्तक, जब श्वसन क्रिया किसके बीच में हो रही है, रक्त केशिकाएं और उत्तकों के बीच में होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, अंत श्वसन। अब ये कैसे, जैसे मान लो एक उदाहरण के तौर पे सिर्फ एक माइनर सा उदाहरण समझाना चाह रहा हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये किसी व्यक्ति का क्या है, हैंड है, ये किसी व्यक्ति का क्या है यहाँ पर, जैसे हैंड है। अब हमने क्या किया, जो कोशिका थी, जैसे फेफड़ों की यहाँ पर क्या थी, ये कोशिकाएं थी, ठीक है। ये कोशिका ने क्या किया यहाँ पर कि ऑक्सीजन गैस कहाँ दे दी थी इन्होंने, इस रक्त केशिकाओं को। जो कोशिकाओं के ऊपर जो रक्त केशिकाएं थी, इसने क्या किया, ऑक्सीजन इस रक्त केशिका को दे दी थी, ठीक है। तो ये रक्त केशिकाएं क्या करती है, इस ऑक्सीजन को लेकर कहाँ पर आती है, उस शरीर के अंग तक, और शरीर के किसी उत्तक तक ये क्या करती है, ऑक्सीजन को वहाँ पे छोड़ देती है। शरीर का जो अंग है, उत्तक है, इसने क्या किया, उस ऑक्सीजन को वहाँ पे छोड़ दिया, और वहाँ पे जो CO2 गैस बन रही थी उस CO2 गैस को लेकर वापस चली जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अंत श्वसन।
क्योंकि क्रिया कहाँ पर हो रही है, केशिका और उत्तकों के बीच, तो इसको अंतःशोषण। और यहाँ पर अगर क्रिया हो रही है केशिका और कूपिकाओं के बीच, तो उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य शोषण। तो ये थी आपके शोषण में काम आने वाली मांसपेशियाँ कौन कौन सी है और शोषण क्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, बाह्य शोषण और अंतःशोषण। अब इसके नोट्स लिख लो।